बहुत सारे बेनिफिट्स हुए हैं। सबसे पहले तो जो एक बेटर हेल्दी इन्वायरमेंट फॉर कंपटीशन एक्सेट्रा मिला है, वो शायद मुझे और किसी स्कूल में नहीं मिला अभी तक। सीनियर्स का बहुत सपोर्ट रहा, फैकल्टीज यहाँ के बहुत बेटर हैं एज कम्पेयर टू माई प्रीवियस स्कूल्स। प्रिंसिपल सर यहाँ के बहुत ही मोटिवेटिंग हैं और हमेशा ही हम लोगों को पुश करते रहे टू अचीव व्हाट वी वांट। जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम आई तो मुझे काउंसिल भी किया है। इवन मैनेजर सर ने भी हमेशा हम लोगों को मोटिवेट किया और पुश करते रहे दैट यू हैव टू डू बेटर एंड बेटर, एंड आई थिंक JPS इज हैविंग वन ऑफ द बेस्ट एनवायरनमेंट फॉर अ स्टूडेंट। JPS की और कोई अच्छी बातें जो बाकी स्कूल में आपने ना देखी? JPS में काउंसलिंग टीम है सर, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्दी और इंक्लूसिव एनवायरनमेंट देती है। इस बार की काउंसलिंग टीम में आई एम फॉर्चुनेट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। निधि मैम इसको होल्ड कर रही हैं एंड शी हैज़ बीन अ वंडरफुल फैकल्टी फॉर मी। हमेशा मुझे सपोर्ट किया और मुझे क्लास 10 में उन्होंने हिंदी भी पढ़ाई, और ये सब चीज़ें बहुत हेल्पफुल रही हैं स्कूल में। आपने सिर्फ मतलब एक मैम का नाम लिया, स्कूल की सपोर्टिंग टीम के बारे में बताएं। सपोर्टिंग टीम में जितने भी मेरे फैकल्टीज थे, फॉर एग्जांपल मेरे क्लास टीचर थे आशीष शुक्ला सर क्लास 10th में। उन्होंने सेशन की शुरुआत में एक चार्ट पेपर लगवाया था क्लास में, जिसमें उन्होंने सबके टारगेट्स लिखवाए थे, कितना आपको स्कोर करना है। तो मैंने हालांकि 100% लिखा था, ऑल्दो मैं वहाँ तक रीच नहीं कर पाई, बट कहीं ना कहीं वो एक बहुत पुशिंग फैक्टर था। क्लास में आते वक्त जाते वक्त उसको हम देखते थे और हमें लगता था कि नो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, और बहुत ही पुशिंग फैक्टर था वो, और उन्होंने इस चीज़ में बहुत सपोर्ट किया और बहुत ही इंकरेजिंग रहा आई गेस उनका वो मूव सेशन की शुरुआत में जी। और तो किस तरीके से आपका जो पढ़ाई का स्टडी का जो शेड्यूल रहा था, वो डेली का शेड्यूल किस तरीके का? सिंपल स्केड्यूल था, कोई बहुत मैजिकल स्केड्यूल नहीं था। थोड़ा डिटेल में बताएं जो आपके जूनियर्स देखेंगे। हाँ जी, पहले तो मैं रेगुलर स्टूडेंट थी, स्कूल आती थी सुबह और फिर घर आकर मैं थोड़ा रेस्ट करती थी, लंच करती थी, उसके बाद जो भी क्लासेस थी यहाँ ऑफलाइन कोचिंग आती थी, और उसके बाद थोड़ा रेस्ट करती थी, मतलब ऐसे तारक मेहता वगैरह देख लिया। उसके बाद मैं थोड़ी देर 2-3 घंटे कोशिश करती थी कि सेल्फ स्टडी को डेली बेसिस पे दूं, अपनी कंसिस्टेंसी ब्रेक ना होने दूं। यही शेड्यूल था। इतनी मेहनत करने के बाद, पूरी साल पढ़ने के बाद जब रिजल्ट आया तो आपका इम्प्रेशन क्या था? खुशी तो हुई सर, लेकिन ये भी लगा कि 4 नंबर कहाँ चले गए, और खुशी हुई, बिल्कुल हुई, और खुशी हुई। अच्छा, जैसे कन्नौज जैसी छोटी सी जगह में इतना बड़ा टारगेट अचीव करने क्या कारण था? मुझे लगता है कि हर एक जो रियलिटी होती है उसकी शुरुआत आपके दिमाग में होती है सबसे पहले, तो एक ड्रीम बिग फैक्टर होना चाहिए आप सभी के मन में। और मेरे टीचर्स ने हमेशा मुझे एक चीज़ कही कि आप ये भी कर सकते हो, वो जो एक कि हाँ ये पॉसिबल है, क्योंकि हम ऑफ कोर्स डिस्ट्रिक्ट में जब हम लुक अप टू करते थे, वी यूज्ड टू लुक अप टू 97%, 98%, विच इज ऑफ कोर्स अ ग्रेट स्कोर, बट हाँ एक जो हाँ यू कैन डू दिस, आप 100 भी ला सकते हो, तो वो शिवम सर और विशाल सर ने इनकलकेट किया मेरे अंदर कि नहीं, इतना भी हो सकता है, ये भी एग्जिस्ट करता है, ड्रीम बिग। अभी का घर का माहौल कैसा है मम्मी पापा के साथ? बहुत अच्छा है सर मेरे घर का माहौल। मम्मी पापा ने हमेशा बहुत सपोर्ट किया। मैं थोड़ी पेसिमिस्टिक हो जाती हूँ बीच बीच में, मतलब अगर कभी किसी मॉक स्कोर में कम मार्क्स आ गए तो दुखी हो जाती थी, या प्री बोर्ड में अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए तो दुखी हो जाती थी। तो मम्मी पापा हमेशा कहते थे, उनके लिए तो मैं अगर 80 भी लाती तो भी वो उतने ही खुश होते, लेकिन हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया, कोई प्रेशर नहीं डाला कि इतने ही लाने हैं उतने ही लाने हैं, और कूल एनवायरनमेंट रखा हमेशा ही घर का। तो ये आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला इतना, जो हर रोज अपने आप को मोटिवेट करना? मेरे लिए जिस दिन मैं अच्छे से पढ़ाई करती थी, उस दिन का मोटिवेशन नेक्स्ट डे का मोटिवेशन रहता था। अगर आज मैंने अपने टारगेट्स कंप्लीट करे तो वो एक मोटिवेशन था नेक्स्ट डे के लिए टारगेट्स कंप्लीट करना। अगर जैसे स्कूल में कोई समस्याएं होती हैं तो आप उनको किस तरीके से हैंडल करती हैं या सुलझाती हैं? नहीं, अप्स एंड डाउन सभी की लाइफ में आते हैं, और ऐसी क्लास 9th में एक बार एक फैकल्टी को लेके मुझे कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी, तो मैंने प्रिंसिपल सर को रीच आउट किया था, पहले मतलब क्लास टीचर HM मैम वगैरह के पास, और सर ने बहुत हेल्प की थी, मुझे काउंसिल किया और जो प्रॉब्लम्स थी उनको सॉर्ट आउट किया। कहीं ना कहीं यही मेजर डिफरेंस मुझे भी फील हुआ मेरे प्रीवियस स्कूल और JPS में, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पर जो प्रॉब्लम्स थी उनको एड्रेस नहीं करा जाता था, विच वॉज अ प्रॉब्लम फॉर मी, क्योंकि अगर मैं कोई प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ दैट शुड बी heard, somebody should listen to it,
एंड आई गेस सर ने एक बहुत ही ड्राइविंग फैक्टर प्ले किया वहाँ पे, एंड उन चीज़ों को सही किया. दैट वाज इंस्ट्रूमेंटल फॉर मी. आपने जेपीएस स्कूल में आके कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की? मैं जेपीएस में आके जब मैं क्लास 2 में थी तब मैंने एलोकेशन कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज लाई थी स्कूल में, जो कि अभी मुझे याद है. मैं ग्रीन हाउस में थी उस टाइम में फर्स्ट आई थी. तो वो एक पब्लिक स्पीकिंग की शुरुआत कहीं ना कहीं वहीं से थी. उसके अलावा साइंस एग्जीबिशन हुई थी स्कूल में. वो एक बहुत ही अच्छा एक फैक्टर था टू इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग एबिलिटीज. साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ा उससे. उसके बाद मैंने ओलंपियाड वगैरह में पार्टिसिपेट किया है स्कूल में. इंग्लिश ओलंपियाड में मेरी रैंक भी ठीक ठाक. आपको स्कूल की फैकल्टी का पूरा सहयोग मिलता है किसी भी चीज में जाने के लिए? जी बिल्कुल सहयोग मिलता है. जब हम लोग डिबेट के लिए गए भी थे तब उसके 15 दिन पहले से हमारी प्रैक्टिस शुरू हो गई थी डिबेट्स की, और इस तरह का सपोर्ट हमेशा से ही रहा है. इवन आई वुड लाइक टू मेंशन राकेश सर हियर. उन्होंने मेरी मम्मी से फर्स्ट पीटीएम में कहा था कि हमको वैभवी को डिस्ट्रिक्ट में नहीं देखना, हमें उसे स्टेट में देखना है टॉप करते हुए. और वो कहीं ना कहीं रूटेड था. उन्होंने पता नहीं मेरे अंदर क्या देखा, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ वो कहीं ना कहीं बहुत ही मोटिवेटिंग फैक्टर था मेरे लिए कि कोई टीचर मेरे लिए इतना सोच रहे हैं. और वो बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टी है. क्लास 9 में उन्होंने मुझे हिस्ट्री पढ़ाई थी, तो वो बहुत ही मेरे लिए. 8 में गई भी थी, वहाँ पे मुझे डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट रैंक भी मिली थी. और डिबेट एक हमें लगता है कि आसान चीज़ होती है, बट होती नहीं है. उसमें काफ़ी न्यूएंसेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे डिक्शन कैसा है आपका, आपको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है. तो इसके लिए हमें स्कूल करने के लिए अनूप सर थे उस टाइम पे, विशाल सर थे, श्रीओम सर थे, और भी इंग्लिश की फैकल्टीज थी. और उन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया कि हमको कैसे बोलना है और कब क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी है, कैसे करनी है. तो उसका पूरा बहुत ही हेल्प रही इससे. स्कूल वाज अ ड्राइविंग फैक्टर इस टाइम पे भी. उसके बाद जो साइंस एग्जीबिशन मैंने बोला, उसमें भी जो हमारे साइंस मॉडल्स बने उसमें टीचर्स का बहुत सपोर्ट रहा. कौन सा आइडिया करना है, हमने आइडिया पिच किया, उसके आगे उन्होंने बताया उसे एग्जीक्यूट कैसे करना है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द एग्जीक्यूशन. तो कैसे करना है, क्या ऐड ऑन कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं. तो स्कूल लेवल पे सेकंड था मेरा मॉडल. रिजल्ट के बाद आपके जीवन में क्या क्या बदलाव है और इसका क्रेडिट आप स्कूल को किस स्तर तक देना चाहेंगी? मैं इसका क्रेडिट पूरी तरह से स्कूल को देना चाहूँगी, क्योंकि स्कूल बहुत ही कंसिस्टेंट फैक्टर रहता है किसी भी स्टूडेंट के लाइफ में. हम रोज स्कूल आते हैं, कुछ सीख कर जाते हैं, और बदलाव ये आए कि अच्छा लग रहा है सर, थोड़ी इम्पोर्टेंस मिल रही है, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं. आपकी अटेंडेंस क्या रही थी स्कूल में क्लास के दौरान? सर मतलब जब मेरे को कोई अगर तबीयत नहीं सही है कभी, तो स्कूल नहीं आए, और ऐसे था. बाकी तो मैं स्कूल आई. हाँ मतलब बाकी तो स्कूल जितना ज़्यादा आ सकती थी आती थी. आपकी जो सब्जेक्ट वाइज स्टडीज थी वो क्या थी, वो क्या रही? सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी में मैं शुरुआत करना चाहती हूँ इंग्लिश से. लैंग्वेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. जनरली स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि साइंस मैथ्स में वो अपना सारा टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं और लैंग्वेजेस को निगलेक्ट कर देते हैं, बट ऐसा नहीं है. लैंग्वेजेस आप बहुत ड्राइविंग फैक्टर होती हैं और वो आपको लाइफ में भी आगे बहुत हेल्प करती हैं. तो सबसे पहले अगर मैं इंग्लिश से शुरू करूँ तो इंग्लिश में आपको ग्रामर प्रैक्टिस करनी चाहिए. आप अगर मैं 10th की CBSE करिकुलम की बात करूँ तो बहुत डिफाइंड सिलेबस नहीं है, बट आपको प्रैक्टिस पर ध्यान देना चाहिए. अगर आप कंसिस्टेंटली वीक टू वीक प्रैक्टिस का स्लॉट बना लें, फॉर एग्जांपल 20 क्वेश्चंस पर वीक, 30 क्वेश्चंस पर वीक, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है. इसके अलावा आप राइटिंग सेक्शन को प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छे से. आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है. आपने पूरे साल क्या पढ़ा, एग्जामिनर ये नहीं देखेगा. एग्जामिनर ये देखेंगे कि आपने कॉपी में क्या लिखा है. तो आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए, लेटर एप्लीकेशन वगैरह प्रैक्टिस करने चाहिए. कॉम्प्रिहेंशन बहुत टिपिकल आते हैं CBSE में, आपको उनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए अच्छे से. और लैंग्वेज को निगलेक्ट मत करिए, इंटीग्रेट करके पढ़िए. तो कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आपको डर लग रहा हो परीक्षा से पहले? मुझे क्लास 6 के टाइम पे थोड़ा मैथ्स में डर था. मतलब इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मैंने मैथ्स में मैं 70 की लाइन में आउट ऑफ 80 स्कोर कर लेती थी, मुझे एक फियर रहता था कि ये हो पाएगा मुझसे कि नहीं हो पाएगा एक्सेट्रा. बट फिर इवेंचुअली जब मैंने प्रैक्टिस शुरू करी और श्रीओम सर ने मुझे RD शर्मा से इंट्रोड्यूस करवाया था क्लास 8 में, तब मैंने मैथ्स को लेके तब थोड़ा डर खत्म होना शुरू हुआ था.
फिर मैंने क्लास 10th में भी आर डी शर्मा सर की बुक को कॉम्प्रिहेंसिवली प्रैक्टिस किया था, और इवन जो मुझे स्कूल में अवनीश सर ने मैथमेटिक्स पढ़ाई थी वो भी बहुत हेल्पफुल रही थी। और उन्होंने भी बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे, कोई भी डाउट होता था तो वो अच्छे से बता देते थे। आपको एनसीईआरटी को तो स्टिक करके रहना ही है, उसके साथ अगर आपको एडिशनल प्रैक्टिस, क्योंकि मैथ इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, तो आप आर डी शर्मा सर की बुक को रेफर कर सकते हैं। आप किन सब्जेक्टों में आपके 100 आउट ऑफ 100? मेरे साइंस में 100 आउट ऑफ 100 है। मेरे कंप्यूटर एप्लीकेशन कोड 165 में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स है। साइंस में मैं अगर बात करूं तो एनसीईआरटी को मास्टर करिए। एनसीईआरटी में एक्टिविटीज होती हैं और काफ़ी छुपा हुआ ज्ञान होता है एनसीईआरटी में, आपको इसे मास्टर करना चाहिए। डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और कंप्यूटर्स की बात करूं तो वो भी बहुत आसान नहीं है। हमारा कोड तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमें कोडिंग सिखाई जाती है उसमें। आशीष शुक्ला सर के प्रैक्टिकल्स काफ़ी हेल्पफुल रहे थे जो स्कूल में हुए थे। हम लोग ऑलमोस्ट हर रोज़ ही कंप्यूटर लैब जाते थे लास्ट के 3-4 मंथ्स में, तो क्योंकि काफ़ी प्रैक्टिस करा दी थी उन्होंने कोडिंग की। सारे ऑलमोस्ट आउटपुट्स हमने प्रैक्टिस कर ही लिए थे, तो कुछ ज़्यादा नया नहीं लगा जब पेपर सॉल्व कर रहे थे। तो प्री बोर्ड से आपको किस तरीके के मतलब लाभ हुए? हमारे स्कूल के साथ 2 प्री बोर्ड हुए थे जो कि बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल थे, क्योंकि जनरली मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स एग्जाम्स को बहुत ही प्रेशर में लेते हैं, बट मैंने प्री बोर्ड को इस तरह से अप्रोच किया था कि ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है अपना सिलेबस रिवाइज करने के लिए, चीज़ों को और अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए। तो मैं अपने जूनियर्स को भी यही कहूँगी कि आप उसका ऐसा प्रेशर ट्रीट मत करो, आप उसे ऐसे देखो कि हाँ ये मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, मैं सिलेबस कंप्लीट कर सकती हूँ और अपनी प्रैक्टिस कर सकती हूँ। तो मैंने उस तरीके से किया था। कभी कभी ऐसा हुआ कि मेरे पास 1-2 चैप्टर, जैसे प्री बोर्ड है कल और एक चैप्टर अभी उसमें मिसिंग है, तो मैं उसको लेके इतना परेशान नहीं होती थी, जो आता है उस पर फोकस करती थी, और अगर वो एक चीज़ अच्छे से नहीं भी हुई है तो उसको करने की कोशिश करती थी। मतलब बहुत ही हेल्पफुल थे प्री बोर्ड, आपकी तैयारी के लिए होते हैं मेरे हिसाब से। तो जो फाइनल परीक्षा के दौरान जो आपके जो 3 घंटे का समय था वो किस तरीके से आपने मैनेज किया? वो 3 आवर्स बहुत ही क्रूशियल होते हैं। पहली बात तो आपको कोशिश करनी है कि कोई भी सब्जेक्ट हो आप 2.5 आवर्स तक अपना पेपर कंप्लीट कर लें अच्छे से, सो दैट आपके पास लास्ट के 30 मिनट्स हो पूरा एक बार पेपर रिवाइज करने के लिए, कुछ एडिशन करना हो। पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि आंसर सब लिखते हैं बट कौन कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर रहा है और कौन 2 आंसर्स के बीच में लाइन बना रहा है। यहाँ पे आपको कैलीग्राफी नहीं करनी है पेपर में, लेकिन आप जो भी लिख रहे हो साफ लिखो, नीट एंड क्लीन लिखो, इट शुड बी स्पिक एंड स्पैन, सो दैट थोड़ा अपीलिंग लगे एग्जामिनर को। परीक्षा से पहले जो आपके जो 3 महीने थे वो आपने किस तरीके से बिताए, किस तरीके से आपकी स्टडी रही? वो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उस टाइम पे हम रिविजन करते हैं। मैंने मेजर टाइम सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग में इन्वेस्ट किया, उससे ज़्यादा मैंने रिविजन्स किए, क्योंकि आप सैम्पल पेपर भी तभी लगा पाओगे जब आपको सारी चीज़ अच्छे से आती हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करी और एक पॉजिटिव माइंडसेट रखा कि हाँ करते जाते हैं, जो होगा देखा जाएगा।